नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में कोरोना महामारी का खौफ खत्म ही नहीं हुआ कि एक नई बीमारी ने देश में दस्तक दे दी है। दरअसल देश के राजस्थान समेत कई राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पक्षियों के मरने के खतरे के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। दर्शकों, आपको बता दें कि ताज़ा जानकारी के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस बेहद खतरनाक होते हैं और यह इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं इस बीमारी के कारण, इसके लक्षण और इससे बचाव के उपायों के बारे में सब कुछ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद सेचरा, अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग एवं नोडल अधिकारी। आनंद जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान में बर्ड फ्लू की क्या स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बर्ड फ्लू जो मुर्गियों में नहीं आया अभी, कौवों में आने की पुष्टि हुई है राजस्थान में जी। और ये बर्ड फ्लू जो है एक खतरनाक बीमारी होती है जी। लेकिन जो कौवों में इसके जो वायरस हैं जी, ऑर्थोमिक्सीविरिडी क्या टाइप 1 टाइप का ये वायरस है जो कि H5N8 श्रेणी का है। जी जी। अब ये N5N8 जो है वो इतना घातक नहीं होता है जो कि कौवों में पाया जा रहा है। जी जी। इसके लिए मुर्गियों में जो होता है वो जो घातक होता है H5N1 होता है जो अभी तक अपने यहाँ राजस्थान में डायग्नोस नहीं हुआ है। जी जी। तो इसके मतलब घातकता तो बहुत है लेकिन ये अभी तक मुर्गियों में नहीं आया है। जी। प्रदेश में कई जगह हम पढ़ रहे थे कि कौवों के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा की स्थिति वायरस की पुष्टि हुई है। ये क्या है वायरस? ये क्या अलग तरह का वायरस है? ये मैंने आपको जैसे बताया कि एवियन इन्फ्लुएंजा का ऑर्थोमिक्सीविरिडी जो वायरस है टाइप 1 जो है उसमें H5N8 तरह का होता है कौवों में और ये वायरस इतना घातक नहीं है, कौवों में पाया जाता है। मुर्गियों में ये दूसरी तरह का होता है। जो कौवों में पाया जा रहा है वो पक्षियों में जो वायरस है वो मनुष्य में आने की संभावना कम रहती है, लेकिन मुर्गियों में आएगा तो उससे मनुष्य में आने की संभावना पूरी रहती है। जी। ऐसा सुना जा रहा है कि वायरस जो है ये प्रवासी पक्षियों से फैलता है और इस वक्त भारत में काफी सारे जो तादाद है प्रवासी पक्षियों की वो काफी है। हाँ, क्या ये सही है बात? ये बात भी सही है क्योंकि ये इस तरह के पक्षी जो जंगली पक्षी होते हैं, टर्की होते हैं या प्रवासी पक्षी वाटर बॉडीज में इकट्ठे होते हैं जो कि जहाँ पर भी केवलादेव में या घना में या इधर सांबर में इस तरह के जो वेटलैंड्स होते हैं उसमें जो आते हैं उसमें ये विदेश से वायरस हमारे यहाँ भी आने की संभावना पूरी रहती है। तो जंगली पक्षी जब वो बीट करते हैं या कहीं मर जाते हैं तो कौवे उनको खाते हैं। ऐसी स्थिति में कौवों में ये इन्फेक्शन आ जाता है और वो डेथ भी रिपोर्ट हो रही है। जी। तो क्या इनके लक्षण जो है इस वायरस के लक्षण जानवरों में दिखाई देते हैं? क्या हम पहचान पाते हैं कि ये वायरस जो पक्षी है इससे ग्रस्त है? शुरुआती लक्षण मैडम इसके अंदर दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि कौवे हैं या मुर्गी हैं, इनमें यदि ये रोग आता है तो उनकी जो कलगी होती है या उनकी लटकन बोलते हैं उसके अंदर सूजन आती है। और यदि मुर्गे हैं कौवे हैं तो कौवों में क्या होता है कि आँख में से, नाक में से इनके स्राव निकलना शुरू हो जाता है और ये पक्षी सुस्त होने शुरू हो जाते हैं। तो ये पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या बात है कि पक्षी सुस्त क्यों है, एक ही जगह पर क्यों बैठे हैं, है ना, हिल डुल क्यों नहीं रहे हैं। तो सुस्त होने के बाद में इनका खाना पीना भी बंद हो जाता है और खाना पीना जब उनका बंद हो जाता है तो ये उनका अंडे देने वाली मुर्गी है तो उनका अंडे में उत्पादन भी कम हो जाता है। उससे हमें शुरुआती लक्षण पता चलते हैं कि ये कोई बीमारी है और इसमें मृत्यु अधिक से अधिक होती है। कई बार 100% मतलब 100% मुर्गियां हैं तो 100% मुर्गी में डेथ होती है। ऐसा नहीं होता कि हमें पता चल गया है कि ये बीमार है और हम इलाज करें तो वो बच जाने की कोई उम्मीद होती है? नहीं, बचाव ही इसका उपचार नहीं है, बचाव ही उपचार है। जैसे कोरोना के अंदर अपने बचाव ही उपचार होता है, किसी तरह संक्रमण को रोकें और इसको अपने कंट्रोल करें। तो इसमें ये जरूरी होता है। जी। इंसानों में इसकी डर तो इसका कम है, लेकिन फिर भी किस तरह से हमें अपने आप को हम बचा सकते हैं? क्योंकि जो लोग इसके संपर्क में आते हैं, जो अभी उनका उसके अंदर तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से उनको बचाया जाए, नियंत्रण कक्ष के अंदर हैं, उन लोगों को अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, इंसानों को? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी क्योंकि ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है। रोक नहीं सकते यदि फैलेगी तो, क्योंकि हमें बचाव करना है। अब बचाव के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में बताऊं आपको कि यदि पोल्ट्री फार्म है
मुर्गियों का जो फार्म होता है, अंडे देने वाली मुर्गियां रखते हैं या मांस के लिए मुर्गियां पालते हैं, वो पोल्ट्री फार्म पर ये एहतियात रखना जरूरी है कि यदि कोई मुर्गी मर जाती है तो वो बाहर नहीं फेंके। अच्छा। कई बार वो बाहर फेंक देते हैं और वो संक्रमित कौवा आके उनको खाता है, तो उससे वो उस फार्म के अंदर भी रोग फैलने की संभावना रहती है। अब जो फार्म मुर्गियों का है तो उसमें जो आवाजाही है, उनकी जो मजदूर हैं, उसके जो सैंपल देखभाल करते हैं, सफाई करने वाले हैं, उनको सबको वहाँ सावधानी रखनी पड़ती है। तो डिसइंफेक्टेंट करना भी जरूरी होता है और ये जरूरी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे यहाँ से कोई बाहर जा रहा है पक्षी या हमारे यहाँ पर कोई पक्षी नया आ रहा है तो उसकी क्वारंटाइन करके उसको पूरी देखभाल करनी चाहिए। वैसे तो डिसइंफेक्टेंट नियमित रूप से पोल्ट्री फार्मर करते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से ऐसी बीमारी जब होती है तो ध्यान रखना अति आवश्यक है। साथ ही अभी पोल्ट्री के अंदर ये रोग फैला नहीं है, आया है नहीं है, लेकिन एहतियात के रूप में हमें इसको ध्यान रखना जरूरी है। सरकार की ओर से भी समय समय पर एडवाइजरी जारी हो रही है, दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं और सरकार पूरी तरह से चिंतित है। और हम पशुपालन विभाग के साथ में वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सभी मिलकर इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ ये बीमारी दूर रहे, कम से कम फैले या नुकसान कम हो, उसके लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह से चिंतित है। जी बिल्कुल। इसकी बर्ड फ्लू सैंपल की जांच के लिए जाहिर है लेबोरेटरीज होती हैं, उनकी क्या स्थिति है हमारे राजस्थान में? पूरे इंडिया में एक ही प्रयोगशाला भारत सरकार ने निर्धारित कर रखी है, जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू जो बीमारी है उसके रोग के लक्षण के जो नमूने हम लोग यहाँ से भेजते हैं उसकी जांच के लिए वही एक अधिकृत है। राजस्थान में इसके लिए भी कोई प्रयोगशाला निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन सरकार पूरे प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की ओर से कल एक प्रस्ताव भी भारत सरकार को भिजवाए दिए गए हैं और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी उनसे चर्चा करी है भारत सरकार के अधिकारियों से। उन्होंने सहमति प्रकट की है कि आपके यहाँ इसको हम स्थापित करने की प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा हैं, वाटर बॉडीज में पक्षी भी आते हैं। पिछली बार भी सांबर के अंदर कुछ पक्षी मरे थे, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में भी एक प्रयोगशाला यदि बन जाती है तो आसपास के क्षेत्रों में और राजस्थान के लिए इसके लिए संभावना रहेगी कि बहुत अच्छा एक रिजल्ट हम समय पर दे पाएंगे। अभी क्या होता है कि पूरे भारत में एक ही प्रयोगशाला होने के कारण सारे देश से सैंपल वहीं एकत्रित हो रहे हैं, तो प्रेशर उनका वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा ये है कि वो समय पर रिपोर्ट नहीं आएगी, समय पे नहीं आएगी तो हम उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो सरकार अपने पूरे प्रयास कर रही है कि किसी तरह राजस्थान के जयपुर में जो हमारी राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला है वहीं पर एक हाई सिक्योरिटी लैब जो बोलते हैं BS बायो सिक्योरिटी लेवल 3 की लैब बनाना हम चाहते हैं और पूरे प्रयास हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अंदर जो विभिन्न जो हमारे प्रदेश में वेटलैंड्स हैं और अभ्यारण्य हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, उनके अंदर अभी एकदम से जैसे ही पता चलता है कि बर्ड फ्लू फैल रहा है तो सबसे पहले वहाँ पर क्या आदेश निर्देश जाते हैं कि किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है? हाँ, जितने भी वेटलैंड्स हैं हमारे ये अलग अलग क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए हमने अभी से एडवाइजरी जारी कर दी है। पशुपालन विभाग ने भी निकाली है, वन विभाग ने भी निकाल दी। उसमें ये होता है कि जो प्रवासी पक्षी आते हैं उस पर हम पूरी निगरानी रखते हैं। सुबह शाम वहाँ पर हमारी टीम जाती है और उनके बीट जो होती है पक्षियों की बीट के सैंपल हम कलेक्ट करते हैं और वो बीट के सैंपल को प्रोसेस कर हम देखते हैं कि इनमें कहीं एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के लक्षण तो नहीं है, कोई रोग के लक्षण तो नहीं है या बीमारी तो नहीं है, वायरस तो नहीं है, वो उसकी जांच हम करवाते हैं। यदि होते हैं तो हम उसको ध्यान देना चाहते हैं कि अभी से ही सतर्क हम हो जाएं। दूसरा ये होता है कि जो पक्षी मर गए, मान लीजिए कोई वेटलैंड पे बाहर विदेशी पक्षी आया है, वो उसकी डेथ हो गई और वो पक्षी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो कौवे खाएंगे, चील खाएंगी, जो भी खाएंगे, तो उसमें और भी पक्षी दूसरे जो खाते हैं, तो उससे सबसे अहम ये है कि उसका निस्तारण जो सही तरीके से होना वो बहुत जरूरी है। यदि नहीं होता है तो फैलने की संभावना अतिरिक्त रहती है। तो हम ऐसे पक्षी जो भी डेथ होती है तो उसका एक रिकॉर्ड भी मेंशन करते हैं। और दूसरा उसके मृत पक्षियों को निस्तारित करने के लिए तो पक्षी को जला के और फिर डीप बरियल बोलते हैं, जिसमें गहरा गड्ढा खोद के उसको दबाते हैं, उसमें डिसइंफेक्टेंट भी डालते हैं, तो ताकि वो बीमारी वहीं रुके, आगे नहीं बढ़े। तो ये इस तरह के हम रेगुलर प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वेटलैंड्स हैं वहाँ पर हमारे दल बनाकर हमने
लगा रखे हैं। इस दल के अंदर फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी और विभाग पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारी साथ रह के काम करते हैं। तो अभी तक तो ऐसे वेटलैंड पे हमें इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम अभी से सतर्क हैं। जी बिल्कुल। तो पक्षियों से ये इंसानों में अगर पहुंचता है तो किस तरह, किस जरिए से पहुंचता है? हाँ, ये क्या होता है कि वायरल रोग है, जैसे कोरोना का है एक अभी क्योंकि लेटेस्ट चल रहा है इसलिए बताऊं, कोरोना की तरह एक से दूसरे में फैलने की पूरी संभावना होती है जी। तो जब पोल्ट्री फार्म है तो पोल्ट्री फार्म पर जो आदमी काम करते हैं जी, उसमें यदि पोल्ट्री में कोई बीमारी आती है तो उस पक्षियों में से मतलब वहाँ काम करने वाले आदमियों में, वहाँ के वर्कर्स में ये बीमारी आ जाती है और फिर वो आगे से आगे स्थानांतरित होती है। और कुछ मुर्गी के उत्पाद जैसे कि मुर्गी का जो चिकन खाते हैं या अंडे खाते हैं तो उसमें भी रहती है। लेकिन राजस्थान में या इंडिया में हम लोग रॉ मतलब कच्चा नहीं खाते हैं, मांस भी नहीं खाते, अंडा भी नहीं खाते हैं, तो अपने गर्म करके उबाल के सब्जी बना के इस तरह के खाते हैं। तो ऐसे में संभावना यहाँ पर कम रहती है, लेकिन सतर्कता ही यहाँ पर रखनी आवश्यक है, वही बचाव है हमारा जी। बिल्कुल। तो पोल्ट्री फार्मर भी ध्यान रखेंगे और अपने इंसान भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो ये बीमारी यहीं रुक जाएगी जी। आम जन जो है इसमें वो किस तरह से सहयोग कर सकते हैं प्रशासन को? हाँ, आम जन को जब भी कहीं, क्योंकि सब जगह पशुपालन विभाग या फॉरेस्ट के वन विभाग के अधिकारी तो पहुंच नहीं सकते जी जी। तो आमजन से सहयोग की ये अपेक्षा रखी जाती है कि कहीं उन्हें किसी जगह इकट्ठे पक्षी मरे मिले, कबूतर भी मिले या कौवे मिले या मुर्गी पालक हैं तो मुर्गी मिले, तो वो ध्यान दें। साथ में कंट्रोल रूम हमने जो जिले में बनाए हैं या राज्य स्तर पे जो बनाया है उस पर कंट्रोल रूम पे सूचना दे दें कि हमने इसी तरह कई पक्षी मरे हुए देखे हैं, और वो हाथ नहीं लगाएं उसको, है ना। तो हमारे विभाग के कर्मचारी आएंगे और वो उसको उठाएंगे, उसको सैंपल लेंगे। और सैंपल लेने में ये होता है कि पूरा पक्षी ही जाता है जी जी, उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। ओके। तो पोस्टमार्टम करके उसका सैंपल नहीं लेना होता है, पूरा पक्षी साबुत का साबुत बर्फ़ के अंदर रख के हम आगे भोपाल में जो प्रयोगशाला है उसको भेजते हैं। तो ऐसी स्थिति में सहयोग हमें ये अपेक्षित है कि आप उसको सूचना दे दें हमें, और हमारे पास आंकड़े भी पूरे आ जाएंगे और बीमारी को रोकने के प्रयास हो जाएंगे जी। जिस तरह से अभी हालात हो रहे हैं, रोज़ हम समाचार पढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बर्ड फ्लू कहीं आगे आने वाले टाइम में एक चुनौती ना बन जाए। तो इसके लिए सरकार के पास क्या कोई गंभीर एक्शन प्लान जिसे हम कहेंगे वो है, उसकी तैयारी है? हमने एडवाइजरी पूरी जारी कर रखी है। सरकार चिंतित है और पूरे प्रयास भी हम कर रहे हैं। हमने एडवाइजरी के अंदर जिला प्रशासन और वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोकल बॉडीज़ जो नगर पालिकाएँ होती है उन सब से सहयोग करने के लिए एक दल बना दिए हैं और जिला कलेक्टर के माध्यम से इस पर निगरानी रखी जा रही है, समय समय पर बैठकें आयोजित की जा रही है। और जो पक्षी जहाँ भी मृत पाए जा रहे हैं उनके सैंपल लेकर तुरंत हम हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल को भेज रहे हैं और वहाँ से सूचना भी हमें आ रही है। अभी तक हमारे पास 760 के करीब पक्षियों के मरने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है, जिसमें से 122 सैंपल अभी हम भेज चुके हैं वहाँ पर। और वहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक ही लैब होने के कारण, क्योंकि और राज्यों से भी सैंपल आ रहे हैं उनके पास, तो वहाँ प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। लेकिन फिर भी हमें 29 पक्षियों की रिपोर्ट आ गई है जो कि पॉजिटिव आई है। इसमें जोधपुर की तो नेगेटिव आई है, जयपुर की, बारां की, कोटा और झालावाड़ यहाँ की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कि आपके यहाँ एवियन इन्फ्लुएंजा है, पॉजिटिव पुष्टि हुई है, पुष्टि हो गई है। जो वेटलैंड्स हैं, जो बर्ड सेंचुरीज़ हैं, वहाँ पर इन दिनों पर्यटन भी काफ़ी है इस मौसम के अंदर, तो पर्यटकों को किस तरह से आगाह किया जाता है या उनको किस तरह की सलाह दी जाती है, वो क्या ध्यान रखें इस टाइम, या उनका आना बंद कर दिया जाता है उस टाइम पे उनकी? जी, क्या करना चाहिए? पर्यटकों को वेटलैंड्स पर जाना कम कर देना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना रहती है कि ये मनुष्य में भी फैल सकता है। लेकिन ये जो वायरस जैसे मैंने आपको बताया H5N8 है जो कौओं में आया है अभी, ये मनुष्य में सीधा संपर्क में आने से नहीं होता है। यदि ये मैंने बताया जैसे कि आपको पोल्ट्री में आया तब ज़्यादा पोल्ट्री से उनके उत्पाद में आएगा, उनके वहाँ हैंडलर्स होते हैं, उनके जो पक्षियों को संभालते हैं उनमें आएगा और फिर मनुष्य में आने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में सीधे वेटलैंड से तो आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी पर्यटक हैं उनको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है। तो अभी कुछ दिनों तक इसमें दूर रहें वेटलैंड से, तो
अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कई बार पक्षियों को हम दाना देते हैं और वो पक्षी उड़ते हैं तो उनकी बीट के अंदर भी ये होता है, तो बीट के सिक्रीशंस जितने भी हैं पक्षियों के उसमें भी होते हैं। और वो जैसे कबूतरों को दाना दिया और कबूतर बीमार हैं या कोई और पक्षी है तो वो जब दाना खाने के बाद उड़ते हैं तो उसके अंदर हवा के साथ में ये जो वायरस है ये अपने मनुष्य के अंदर आने की संभावना है। तो वो कम से कम हमें ध्यान रखना चाहिए, जो दाना वगैरह देते हैं कबूतरों को उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अभी इस वक्त हमें कुछ उनके ऊपर रोक देना चाहिए उनको कि फिलहाल जैसी स्थिति है फैल रहा है तो जो कबूतर को दाना डालना हमारे सभी जने धार्मिक कारण और भी कई कारण है जिस वजह से खिलाते हैं, तो इस टाइम थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि ना खिलाएं, कुछ दिन के लिए रुक जाएं या दाना देके फिर पास नहीं रहे, एक बार रख के चले जाएं, वहाँ पर खड़े रहते हैं बच्चे, खेलते हैं उनके साथ कबूतरों के साथ, तो ऐसी स्थिति में वो जो उड़ते हैं तो हवा के साथ में ये वायरस फैलने की संभावना रहती है। जी, इसलिए जिस तरह से ये फैल रहा है आम जन के अंदर एक डर है, सब लोग सोच रहे हैं कि अरे ये बर्ड फ्लू फैल गया है, सब इस तरह के हैं, तो उन लोगों की शंकाएं दूर करने के लिए या खास तौर पर आम जन को कोई खास आप बात बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा सावधानी क्या बरतनी चाहिए और सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है बर्ड फ्लू के फैलने से? बर्ड फ्लू के फैलने से तो जो अभी स्थिति है जी राजस्थान के अंदर तो मुर्गियों में तो है नहीं, है ना, डायग्नोस भी नहीं हुआ, हमने सैंपल भी भेजे हुए हैं। और राजस्थान में यदि मुर्गियों में नहीं है तो मनुष्य में होने की संभावना अभी बिल्कुल क्षीण है, बिल्कुल कम होने की संभावना है। मगर सावधानी ही इसका उपचार है, जितना बचाव हम कर सकते हैं बचाव करना चाहिए और सरकार को सहयोग देना चाहिए इसमें, है ना। कोई अभी पैनिक नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मुर्गियों में फैल चुका है तो हम उसका चिकन खाना बंद कर दें, अंडा खाना बंद कर दें, ऐसी स्थिति अभी नहीं है यहाँ पर राजस्थान में। और क्योंकि आया भी नहीं है मुर्गियों में तो इसमें ऐसी डरने वाली बात भी नहीं है। सरकार पूरा ध्यान रख रही है और हमारी तरफ से पूरे प्रयासों से ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि ठंड में बीमारी जनरली होती है। ये बीमारी एक्चुअली क्या होता है कि जब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर से पक्षी आ गए और यहाँ भी इकट्ठे हो गए, सर्दी के अंदर सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ठंड लगती है, तो ठंड में जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में आसानी से फैल जाती है। लेकिन ये पक्षियों से मनुष्य में आने की संभावना अभी बहुत कम है, और लेकिन फिर भी सतर्कता रखनी जरूरी है। जी। अभी तक तो जैसे पोल्ट्री में नहीं फैली है ये बीमारी, इसके काफ़ी हमें राहत है इस बात की। लेकिन जाहिर है कि जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको डर होगा इस बात का, तो उनके लिए कोई खास तौर पे दिशा निर्देश, एडवाइजरी जारी की गई है? पोल्ट्री फार्मर्स और पोल्ट्री जिले में पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशंस उनको हमने दिशा निर्देश जारी कर दिए, एडवाइजरी। और आज ही 3 से 4 बजे के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रमुख शासन सचिव महोदय और शासन सचिव पशुपालन जो हैं वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उनको आगाह करेंगे, सतर्क करेंगे और उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में भी निर्देश देंगे। तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हमने रखी है, जिले के सारे अच्छे पशुपालक हैं, बड़े पशुपालक, वो उनसे जुड़ेंगे और हमारे जिले के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य के अधिकारी और प्रयोगशाला जो जिलों में है हमारी, उनके अधिकारी भी वहाँ एकत्रित होंगे। तो उनसे हम फीडबैक लेंगे और प्रयोगशाला के में कितने सैंपल उन्होंने भेज दिए और उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब हम उनको बताएंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने से कल हमारी बैठक हुई थी और कल हमारे मंत्री महोदय श्री लालचंद कटारिया साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पत्रकारों के माध्यम से आम जन को बताने का प्रयास किया है। साथ में मुख्य सचिव महोदय ने भी बैठक कल आयोजित करी और फिर शाम को मुख्यमंत्री महोदय ने भी एक रिव्यू बैठक करी थी और उसके तहत उन्होंने सब विभागों को आपस में सामंजस्य के साथ में काम करने और पूरी तैयारी के साथ में, है ना, इस रोग को यहीं रोकने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और हम उसी के गाइडलाइन के अनुसार प्रयास कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मर्स को भी और हम भी मिलके, और साथ ही आम जन को भी हम सहयोग के लिए अपील करते हैं कि आप कहीं ऐसी स्थिति हो मुर्गी में या बतख में या मोर में या कबूतर, कौवे, किसी में भी डेथ होती है, एकदम से ज़्यादा संख्या में मौत दिखती है, तो आप उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दे सकते हैं। जी बिल्कुल। मकर संक्रांति का त्यौहार पास में आ रहा है, इस टाइम पक्षियों का सबसे ज़्यादा वैसे भी उनको डर होता है। इस वक्त बर्ड फ्लू के मद्देनज़र कोई खास ख्याल रखें आमजन? मकर संक्रांति पे तो खास करके ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब पतंगबाजी होती है तो पतंगबाजी में सुबह शाम दोनों समय अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पक्षी उड़ते हैं हवा में,
तो उनके उड़ने का समय होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि आज मकर संक्रांति है या ये पतंग उड़ाएंगे, तो उनके डोर में वो उलझ जाते हैं, उनके पक्षी के पंख, और कई बार कट जाते हैं, वो घायल हो जाते हैं। तो वो विशेष रूप से आमजन को ये ध्यान रखना चाहिए कि मकर संक्रांति पे सुबह मतलब 10 बजे से पहले और शाम को 4-5 बजे के बाद पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पक्षियों के उड़ने का समय होता है, तो वो बहुत ज़्यादा घायल होते हैं। जी, इसके घायल पक्षियों के लिए कोई शिविर तो लगाए ही जाते हैं, और कोई खास इंतजाम किए हैं किस किस तरह की, या कोई? प्रत्येक पशु चिकित्सालय में इसके लिए अलग से एक रेस्क्यू सेंटर टाइप बनाते हैं। कई घायल पक्षी आते हैं तो उनको इलाज करते हैं, उनके पक्षी के पंख जैसे कई बार कट जाते हैं तो उसको टीके टाँके लगा के हम उनका पूरा इलाज करते हैं। और कई एनजीओस भी हैं जो कि इस तरह का अपने कैंप लगाते हैं और रेस्क्यू सेंटर खोलते हैं, तो उसमें भी हमारे विभाग के अधिकारी पशु चिकित्सक जाकर उनको सेवाएं देते हैं। तो एक बहुत सेवा का कार्य है और हम त्वरित कार्रवाई इसमें करते हैं। जी, हमने अभी तक इतनी बातचीत करी, लेकिन मैं भी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इसके कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे कि सबसे पहले ये कहाँ और कब पाया गया? मैडम, ये शुरुआत तो हंस के अंदर हुई थी जी, गूस बोलते हैं जी ना, वो गूस के अंदर हुई थी और 1996 में 1996 में गूस में मिला था जी। उसके बाद में ये 2006 के अंदर उत्तर पूर्वी राजस्थान इंडिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और महाराष्ट्र के अंदर मुर्गियों में पाया गया था जी। और चाइना के बाद में हांगकांग, फिर यूके, नीदरलैंड, फ्रांस, इस एरिया में भी ये पाया गया 2002 के आसपास। और अभी राजस्थान में जो ये पाया गया है कौवों में, और इसके अलावा भी आसपास के राज्यों में भी ये मुर्गियों में पाया जा रहा है, जैसे केरल के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, कौवों में है हिमाचल में, और मध्य प्रदेश में भी ये रोग फैल रहा है। तो केवल राजस्थान में नहीं है, इंडिया के कुछ और पार्ट्स में भी ये सूचना हमें प्राप्त हुई है। जी बिल्कुल। कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को दें बर्ड फ्लू के बारे में, कि कितनी उनको सावधानी बरतनी है, कितनी चिंता करनी है, और क्या क्या आप लोगों की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से तैयारियां कितनी की गई हैं? आमजन को मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो एवियन इन्फ्लुएंजा फैल रहा है जी, ये ऐसी कोई घातक बीमारी के रूप में नहीं है जी, लेकिन सतर्कता रखनी आवश्यक है। पशुपालन विभाग, वन विभाग, स्थानीय निकाय और जिला कलेक्टर, इवन पुलिस विभाग, ये सारे के सारे इसमें सतर्क हैं और त्वरित कार्रवाई करने के लिए हमारे पास सारी इंतजाम हमारे पास हैं। पीपी किट भी हैं और प्रयोगशालाएं भी हमारे पास सुसज्जित हैं जो कि सैंपल ले सकती हैं। डायग्नोस करने के लिए तो एक भारत सरकार ने भोपाल में ही प्रयोगशाला रखी है, तो वहाँ सैंपल भेजने के लिए हम पूरी कार्रवाई करते हैं। समय समय पर जो भी एडवाइजरी आती है वो पशुपालकों को, आमजन को हम भेजते रहते हैं और आगे भी भेजेंगे। हमें सहयोग की अपेक्षा यही है कि कहीं पक्षी मरे मिले तो वो कंट्रोल रूम में हमें सूचना दें और इसको रोकने में जिला प्रशासन और विभाग को सहयोग प्रदान करें। जी आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। दर्शकों, अगले कार्यक्रम में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए ताज़ा तरीन मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।